जून 2024 में रिसर्च एप्टीट्यूड का पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिटल इनिशिएटिव्स प्रोवाइड डेटाबेस ऑफ प्रोफाइल्स ऑफ साइंटिस्ट, रिसर्चर्स एंड अदर फैकल्टी मेंबर्स वर्किंग एट लीडिंग एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड R&D का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि कौन सा वो एक ऐसा डिजिटल इनिशिएटिव है जिसमें कि साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या भी जो भी स्कॉलर्स होते हैं, रिसर्च के फील्ड में जो भी स्कॉलर्स होते हैं, उन सबकी प्रोफाइल बनी हुई है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी इनिशिएटिव का नाम पढ़ा है, दैट इज वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है, ई विद्वान। ठीक है, इसका नाम ही हमें बता रहा है विद्वान। जितने भी विद्वान लोग हैं उन सभी की प्रोफाइल्स हमें मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 1 जो है स्वयं प्रभा, इसमें अपडेटेड डेटा आपके लिए यही है कि स्वयं प्रभा में अभी 40 DTH चैनल्स हैं जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसका सीक्वेंस भी आप सबको याद रखना है। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी भी और ई शोध सिंधु सब हमने पढ़ा हुआ है, डिटेल्ड वीडियो आपको ऐप में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड एवरीवन, सबका आंसर ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a research project is set up so that everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample, the research involves what? So ये चीज तो हमें समझ में आ रही है कि सैम्पलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, है ना। अब इसमें बोला है कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट में पॉपुलेशन के जितने भी लोग हैं, अब ये पॉपुलेशन है, मान लीजिए यहाँ पर 1000 लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन ये है। Everybody in the population of interest has an equal chance of being included in the sample. ये बोल रहे हैं कि 1000 लोग अगर पॉपुलेशन में हैं तो हर व्यक्ति के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि उनको सैंपल में सिलेक्ट किया जाए। तो ये कौन सा सैंपल, ये कौन सी सैंपलिंग होती है? ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसको कि सिंपल लैंग्वेज में हम बोलते हैं रैंडम सैंपलिंग, जिसमें जितने भी व्यक्ति पॉपुलेशन में हैं उन सभी लोगों को इक्वल चांस मिलता है, सभी लोगों को बराबर का अधिकार होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का। ऑल क्लियर? वेरी गुड। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। ये भी बेसिक क्वेश्चंस हमारे चल रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे एडवांस क्वेश्चंस आएंगे और हैं सभी रिसेंट PYQs ही। ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये रिसर्च एप्टीट्यूड में। रिसर्च में जब भी हम थीसिस लिखते हैं तो थीसिस में कुछ एब्रीविएशंस को यूज किया जाता है, कुछ शॉर्ट फॉर्म्स को यूज किया जाता है, आपको उनका मीनिंग बताना है। IBID जो है ये तो NTA का फेवरेट है। IBID का मतलब होता है इन द सेम प्लेस। ये कब यूज किया जाता है? जब हमें किसी एक चीज को अगर हमने मान लीजिए एक जगह पर डिफाइन कर लिया, अगली जगह पर फिर सेम चीज को डिफाइन करना है, तो हमें वो पूरा कॉन्सेप्ट फिर से नहीं लिखना होता। उसकी जगह पर अगर हम IBID लिखेंगे तो थीसिस में समझ में आता है कि इसका मतलब है इन द सेम प्लेस। क्लियर? CF का मतलब क्या है? देखो, D को फर्स्ट से मैच करेंगे तो यहाँ पर D को फर्स्ट से मैच कर रहे हैं और यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन है, राइट। आगे देखते हैं, फिर आगे है CF। CF का मतलब होता है कंपेयर करना। C को 4 से मैच किया, इजीली 2 ऑप्शंस पढ़ के ही हमें उत्तर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। ओके, गुड। किसी को टफ लगा ये तो बता दीजिए। ये एज इट इज याद रखना है, इनका और कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, IBID का मीनिंग होता है इन द सेम प्लेस। CF का मतलब होता है कंपेयर। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं अपनी थीसिस में तो हम CF लिखते हैं और हम समझ जाते हैं कि ये कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, ET.AL. इसका मतलब होता है एंड अदर्स। जब भी हम अपनी थीसिस में मान लीजिए किसी को क्रेडिट दे रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोगों के नाम लिखने हैं, तो सब लोगों के नाम अगर लिखने चाहेंगे तो बहुत सारा स्पेस कवर हो जाएगा। तो ऐसे में हम ET.AL. को यूज करते हैं, जिससे पता चलता है कि कुछ नाम हमने यहाँ पर लिखे हैं एंड अदर्स में बाकी सबको भी डायरेक्टली मेंशन किया जाता है। ANTE का मतलब होता है बिफोर। ANTE का मतलब है बिफोर। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेफिनेशंस जो भी देखिए स्टूडेंट्स समझा रही हूँ उसी चीज को यहाँ पर एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप लोगों को ये PDF ग्रुप में मिल जाएगी क्लास के एकदम से बाद, तो आपने परेशान नहीं होना है, सब चीजें मिलेंगी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल इनिशिएटिव दिए हैं और दूसरी तरफ उनका पर्पस दिया हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, शोध सिंधु, पर्पस दिए हैं होस्ट सिनॉप्सिस ऑफ रिसर्च टॉपिक इन इंडियन यूनिवर्सिटीज, फ्री, लेबर एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, प्रोवाइड एक्सेस टू ई रिसोर्सेज टू यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, और प्लेजरिज्म। ओके, ये देखो सबसे आसान, जिसको अगर कुछ भी नहीं आता था तो भी वो आंसर कैसे ढूंढ सकते थे। शुद्धि का मतलब क्या होता है? किसी चीज को शुद्ध करना, किसी चीज को प्योर रखना बिना किसी एरर के, है ना। तो प्लेजरिज्म को हटाना, प्लेजरिज्म चेक करने के लिए जो भी हमें फैसिलिटीज मिलती हैं वो सब कौन देता है? शोध शुद्धि देता है। तो सी को अगर हम फोर्थ से मैच करेंगे तो देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है, तो बहुत इजीली आंसर मिल गया। ओके, आपने पहले ही आंसर दे दिया था, गुड। क्लियर। शोध सिंधु क्या करता है? शोध सिंधु बेसिकली हमें ई रिसोर्सेज का एक्सेस दिलवाता है हमारे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के थ्रू। अब मान लो कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ई रिसोर्सेज देता है। ई रिसोर्सेज का मतलब है पीडीएफ, वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में आपको रिसर्च की कुछ जानकारी दे रहा है, लेकिन वो एक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। आपकी यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लाइब्रेरी के थ्रू ही उससे उससे आपको एक्सेस मिल सकता है, ठीक है। गंगोत्री क्या है? सिनॉप्सिस, ये तो बिल्कुल एक कीवर्ड था कि सिनॉप्सिस देखा तो आपको पता होना चाहिए कि शोध गंगोत्री से ये रिलेटेड है। और फॉसी क्या होता है? फॉसी बेसिकली एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो कि एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। ऑल राइट एवरीवन। और जो भी स्टूडेंट्स आज सेशन में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो वो लोग भी ध्यान से सुनिए हर एक्सप्लेनेशन को, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए, रीसेंट ट्रेंड के हिसाब से रिसर्च की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, जिसमें वैलिडिटी और रिलायबिलिटी हमने पढ़ा था, उन्हीं से रिलेटेड ये टॉपिक है जो कि सवाल पेपर में आता ही है। सो थ्रेट्स होते हैं, कुछ खतरे होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी के, जिसमें यहाँ पर इंटरनल वैलिडिटी के 4 खतरों के नाम दिए हैं, उनको आपने ढूंढना है। देखो, किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा था, लेकिन कीवर्ड्स के थ्रू पहली बार पढ़ के आंसर मिल सकता है। कैसे? मेच्योरेशन थ्रेट जो होता है, ठीक है, मेच्योरेशन थ्रेट होता है जब भी कोई एक, जो भी पार्टिसिपेंट है, अब रिसर्च में पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? जिनसे हम सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है। पार्टिसिपेंट में अगर कोई साइकोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं, जैसे कि किसी का मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से हमारे साथ रिसर्च में वो बोर हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति से हमने लास्ट ईयर अगर कुछ इंक्वायरी की थी, अभी कुछ करी है, तो उनके बिहेवियर में चेंज आ गया है, साइकोलॉजिकल चेंजेस अगर उनमें हुए हैं, तो वो मेच्योरेशन होता है। मेच्योरेशन थ्रेट बोलता है कि एक व्यक्ति समय के साथ साथ मेच्योर हो रहा है, समय के साथ साथ उनका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, राइट। तो मेच्योरेशन थ्रेट होता है अकर्स बिकॉज ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म चेंजेस। जो भी पार्टिसिपेंट है उसमें शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो ये इसका एक कीवर्ड है, एज इट इज डेफिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एट्रिशन थ्रेट का एक कीवर्ड है ड्रॉप आउट। जब कोई एक, जैसे मान लो मैं रिसर्चर हूं, आप लोग मेरे पार्टिसिपेंट हो जिनसे मैं क्वेश्चंस पूछने आऊंगी। अगर बड़े लंबे समय से मैं आप लोगों से रिसर्च के क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, आप लोग बोर हो गए और आपने बीच में ही मेरा साथ छोड़ दिया, आपने उस स्टडी से ड्रॉप आउट कर लिया, ठीक है, तो वो एट्रिशन थ्रेट होता है। तो बी को हम फोर्थ से मैच करेंगे, फर्स्ट को हमने थर्ड से मैच किया, तो आंसर हमें मिल गया। कभी भी आएगा अगर कि एक रिसर्चर ने बड़े लंबे समय से रिसर्च हो रही थी, लेकिन पार्टिसिपेंट ने क्या किया, बीच में रिसर्चर को धोखा दे दिया और वो रिसर्च को बीच में छोड़कर चले गए। अब मैं तो आपके भरोसे बैठी थी रिजल्ट के लिए, आप बीच में छोड़कर चले गए, अब मैं किससे क्वेश्चंस पूछूंगी? आधा डेटा आपने दे दिया, आधे में आप छोड़कर चले गए, तो वो एक खतरा होता है जिससे कि हमारी रिसर्च की वैलिडिटी, रिसर्च की वैधता खत्म हो सकती है। क्लियर। हिस्ट्री थ्रेट क्या होता है? हिस्ट्री थ्रेट होता है जब भी when some event outside the research project, मेरा एक रिसर्च का प्रोजेक्ट है, उसके बाहर का कोई इंसिडेंट है, उसके बाहर का कोई इवेंट है जो कि पार्टिसिपेंट को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, आप पे उसका नेगेटिव प्रभाव अगर पड़ रहा होगा, वो हिस्ट्री थ्रेट होगा।
टेस्टिंग थ्रेट क्या होता है? टेस्टिंग थ्रेट होता है व्हेन पार्टिसिपेंट्स बिहेवियर चेंजेस एज अ फंक्शन ऑफ हैविंग बीन टेस्टेड प्रीवियसली। टेस्टिंग थ्रेट को बस यही याद रखना है कि प्रीवियसली भी हमने किसी को टेस्ट किया था और अब क्या हो रहा है, उस पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं। ऑल क्लियर एवरीवन? इसमें किसी को डाउट है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट है, अरेंज द डिफरेंट स्टेजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन इन करेक्ट सीक्वेंस। सो हम लोगों ने इंडक्टिव और डिडक्टिव रिसर्च पढ़ा था ना, तो डिडक्शन क्या होता है? डिडक्शन होता है एक टॉप डाउन अप्रोच, है ना। सबसे पहले आपके दिमाग में डिडक्शन डिडक्टिव सुनते ही ये पॉइंट आना चाहिए। अब डिडक्शन में क्या होता है, देखिए, इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजीली आपको रिलेट करके बताती हूँ। हम लोगों ने क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च पढ़ा था। आपको पता है कि जो डिडक्टिव मेथड होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव में यूज होता है। इतना तो सबको क्लियर होगा जिन्होंने भी प्रीवियस क्लास मेरी देखी थी। अब डिडक्शन में क्या बोला है, प्रोसेस ऑफ डिडक्शन में टॉप डाउन अप्रोच होगा। क्वालिटेटिव में हमने थियोरी को डेवलप किया था और यहाँ पर अब हम उसी थियोरी से जो है अपना काम शुरू करना शुरू कर देते हैं। जो थियोरी हमने क्वालिटेटिव में यूज की थी उसको अब हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो सबसे पहले उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं कि जो भी थियोरी हमारे पास थी उसके बेसिस पे हमने डेटा को कलेक्ट करना है क्वांटिटेटिव में। तो सबसे पहले आ जाएगा डेटा कलेक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो डी से हमारा एक ही ऑप्शन बनता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। राइट। सो सबसे पहले डिडक्टिव में क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच है। सबसे पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके बाद डेटा कलेक्ट करने के बाद उससे कुछ रिजल्ट्स को फाइंड आउट किया जाता है कि क्या चीजें काम की हैं, उसको एनालाइज किया जाता है। उसके बाद फिर हाइपोथेसिस जो हमने लिया होता है उसको या तो कंफर्म करेंगे, जो हमने गेस किया है या तो उस गेस को हम फॉलो कर देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है। और एंड में होता है रिविजन ऑफ थ्योरी। इस चीज का ध्यान रखना, डिडक्टिव मेथड में जो थ्योरी की रिवीजन है वो सबसे अंत में जाकर के होती है। ऑल राइट एवरीवन। सो यहां पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू अ सैम्पलिंग अप्रोच इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन वेयर बाय अ सैम्पल्ड इंडिविजुअल इज ऑब्जर्व फॉर अ पीरियड सेट पीरियड ऑफ टाइम। सो ये देखो, सैम्पलिंग का एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी एक व्यक्ति को हम बहुत लंबे समय तक जो है ऑब्जर्व करते हैं। तो ये होता है हमारे पास फोकल सैम्पलिंग। इसको कई जगह पर फोकल सैंपलिंग लिखा गया है, फोकस सैंपलिंग लिखा गया है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है। अभी ये रिसेंटली एनटीए के मल्टीपल शिफ्ट्स में ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आया था। तो इसका यही कीवर्ड है कि जब भी एक व्यक्ति को एक लंबे समय तक ऑब्जर्व किया जाता है एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में। ऑलराइट। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या पढ़ा था हमने कि ये एक चेन सैंपलिंग होता है, रेफरल सैंपलिंग होता है, राइट। पर्पजिव सैंपलिंग होता है जिसमें पॉपुलेशन से सेम पर्पस वाले सेम ऑब्जेक्टिव वाले लोगों को चुना जाता है। जैसे कि मान लो पॉपुलेशन में 1000 स्टूडेंट्स हैं, सेम पर्पस वाले जिन स्टूडेंट्स को डांस कंपटीशन में जाना है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को सैंपल में सेलेक्ट किया गया, तो ये पर्पजिव सैंपलिंग है जिसमें सेम पर्पस के लोगों को सेलेक्ट करते हैं। और क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है, पूरी पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटा जाता है और पूरे ग्रुप को एक ही बार में एज इट इज सैंपल सेलेक्ट किया जाता है। ऑलराइट। डेफिनेशन यहाँ पर भी मिल जाएंगी आपको। Which digital platform of Ministry of Education has been formed by merging 3 consortia initiatives? So ये बोल रहा है कि Ministry of Education का कौन सा वो एक इनिशिएटिव है जिसमें 3 इनिशिएटिव को मर्ज किया गया है, कंबाइन किया गया है। पहला बोला है यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम, दूसरा है NLIST और तीसरा है इंडिस्ट AICTE कंसोर्टियम। आंसर आपने बोला जो कि जल्दी से बताइए आंसर। देखो, अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होना चाहिए। क्यों? देखो, बोला है 3 इनिशिएटिव को मर्ज किया है। अब एक चीज अगर आपने देखी होगी, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक कीवर्ड है लाइब्रेरी। और प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने बताया था
कि आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के थ्रू जो कंटेंट दिया जाता है वो कौन देता है? ई शोध सिंधु देता है। राइट? सो अगर प्रीवियस क्वेश्चन भी सुना था तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। ई विद्वान में तो प्रोफाइल्स होती हैं, यहाँ पर प्रोफाइल्स की बात नहीं की गई थी, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता था। शुद्धि, जहाँ पर भी आपको प्लेजरिज्म से रिलेटेड टर्म दिखती है, तभी आपका आंसर शोध शुद्धि होगा, नहीं तो नहीं होगा। और शोध गंगा और गंगोत्री तो मैंने आपको बताया ही है, सिनॉप्सिस और थीसिस का एक डेटाबेस होता है शोध गंगा एंड शोध गंगोत्री। तो बहुत आसानी से आंसर हमें मिल सकता था। आगे है, अरेंज द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ अ रिसर्च डिसर्टेशन इन करेक्ट सीक्वेंस। तो रिसर्च में हम डिसर्टेशन लिखते हैं, थीसिस लिखते हैं, उसका सीक्वेंस आपको बोला है। तो सबसे पहले एक्नॉलेजमेंट, रिसर्च मेथड्स, डिस्कशन या फिर लिटरेचर रिव्यू। तो इस क्वेश्चन में हमेशा मैंने आप लोगों को बताया है ना, जैसे हम थीसिस लिखते हैं तो उसमें एपीए मेथड होता है, एमएलए मेथड होता है, ठीक है? तो इन सब के ना सीक्वेंस याद रखने की सबसे पहले क्या चीज लिखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर रिसर्च डिसर्टेशन में क्या लिखते हैं, रिसर्च रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो ये सब सीक्वेंस हमें पढ़ने हैं। सो रिसर्च डिसर्टेशन में सबसे पहले हम एक्नॉलेज करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, जो भी हमारी रिसर्च का टॉपिक है, उसी टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी जो रिसर्च हुई है, उन सब को हम स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि ऑलरेडी क्या क्या रिसर्च हो चुकी है। क्लियर? सो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है, उसके बाद रिसर्च मेथड किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है कौन सा रिसर्च मेथड करेंगे, और ऑब्वियसली लास्ट में डिस्कशन होता है। इस क्वेश्चन में बहुत आसानी से आंसर हमें तब भी मिल सकता था कि एंड में डिस्कशन होगा। डिस्कशन किसका होगा? जो भी हमारा रिजल्ट निकल कर आया है उसको सबसे अंत में डिस्कस किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये है स्केलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर में आया है कई बार। अब लगभग मतलब 5-7 शिफ्ट्स में ये वाला क्वेश्चन आता ही है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें जो मैं बताऊंगी। आइडेंटिफाई द स्केल्स ऑफ मेजरमेंट विच वुड अलाउ रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो देखिए, हमारे पास जनरली 4 टाइप की स्केल्स होते हैं, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। पहला क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन से स्केल क्वालिटेटिव में आते हैं, कौन से स्केल क्वांटिटेटिव में आते हैं। ऑलराइट, सो नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल ये दोनों आते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में, और ये दोनों आते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में। ये हो गई पहली चीज। अब आपको पूछा है रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो रैंकिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन में आती हैं ये 3 कैटेगरीज, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो स्केल। क्लियर है? अब इनका थोड़ा सा डेफिनेशन भी बता देती हूँ। जो नॉमिनल स्केल होता है, चलिए ऑर्डिनल से शुरू करते हैं, ठीक है? ऑर्डिनल स्केल जो होता है उसमें बेसिकली एक ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। जैसे अगर हम किसी का रैंक आपको बता रहे हैं, ठीक है? किसी का रैंक क्या होता है, 1 2 3 4 एक ऑर्डर में आता है ना, तो जहां पर भी एक ऑर्डर को फॉलो किया जा रहा हो, दैट इज योर ऑर्डिनल स्केल। नॉमिनल स्केल बोल रहे नेम्स ओनली। नॉमिनल स्केल में बेसिकली कैटेगरीज के ऊपर काम किया जाता है। जैसे कि सेक्स की कैटेगरीज हो सकती हैं, मेल एंड फीमेल, है ना? एग्जाम की कैटेगरीज हो सकती हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो ये होता है हमारा नॉमिनल स्केल। रेशो इंटरवल स्केल होता है। इंटरवल स्केल होता है जैसे कि मेजरमेंट के लिए सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, लीटर्स हैं, तो इस तरीके के जो मेजरमेंट होती है वो इंटरवल स्केल होता है। और अगर हम लोग रेशो स्केल की बात करें तो ये एक हाईएस्ट लेवल और बेस्ट लेवल ऑफ स्केल इसको माना जाता है, रेशो स्केल को, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं कि हमेशा 0 से होगा। तो ये इसका एक कीवर्ड है। 12 PM की क्लास यूट्यूब चैनल पे ही होती है, डेली इसी चैनल पे आपको मिलेगी, ठीक है? सो देखिए 0 पॉइंट जो है
इनिशियल लेवल जिसका भी 0 होगा वो हमारा रेशियो स्केल होता है। तो इस स्केलिंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ठीक है? बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट 0 बोल रहे हो। गुड। और इन सब में अगर हम बात करें तो बेस्ट स्केल जो है वो हमारा रेशियो स्केल होता है और वर्स्ट स्केल जो है वो नॉमिनल होता है। सबसे पहले नंबर पे बेस्ट में रेशियो आता है, दूसरे में ऑर्डिनल आता है, तीसरे में इंटरवल आता है और चौथे में नॉमिनल आता है। तो आज तक इतने ही सवाल इसमें से बने हैं और यही आगे भी पूछे जाएंगे हमेशा से। क्लियर? चलिए, next question, the systematic elimination of extraneous variable other than those are interested in can be achieved by what? So it can be achieved by your experimental research. अब समझाती हूँ इसका मतलब। देखिए, एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? हम लोगों ने वेरिएबल में पढ़ा है ना, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मान लो मेरा मेरी जो फूड हैबिट है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिपेंडेंट वेरिएबल है मेरा वेट। ठीक है, मेरी फूड हैबिट पर मेरा वेट निर्भर करता है, डिपेंडेंट है। तो ये हो गए दो वेरिएबल। अब एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? ये होता है एक तीसरा और कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल। अब मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैं बहुत खाना खाती हूँ जिसकी वजह से मेरा वेट बढ़ रहा है, ये हो गए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इसमें एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो जाएगा। मान लो हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कोई बड़ी बीमारी हो जिसकी वजह से उसका वेट गेन हो रहा हो, उसकी फूड हैबिट बहुत अच्छी हो, बहुत ढंग से खाना खाते हो, लेकिन एक्सट्रेनियस वेरिएबल ये हो सकता है कि किसी बीमारी की वजह से उनका वेट बढ़ रहा हो या कम हो रहा हो। तो इसमें यही बोला है कि अगर सिस्टमैटिक तरीके से हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, अदर देन, तो ये कौन से रिसर्च में होता है? तो जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही ऐसा होता है कि हम आसानी से एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हटा सकते हैं और फिर भी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। ऑल क्लियर? ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 2 सेकंड में इसके आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं। न्यूमेरिकल मत समझना इसको, न्यूमेरिकल समझ के स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही, कॉज एंड इफेक्ट जो आपने बोला ना वो होता है। ये जो मैंने आपको डाइट और वेट का बताया था वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। वेरी गुड। देखिए, आपको बोला है अकॉर्डिंग टू यूजीसी रेगुलेशन 2018 ऑन प्लेजरिज्म, यूजीसी ने प्लेजरिज्म को यानी कि साहित्यिक चोरी पर एक रेगुलेशन बनाया था 2018 में, जिसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज कॉन्स्टिट्यूट लेवल 1 प्लेजरिज्म। क्लियर? सो लेवल 1 प्लेजरिज्म को आपको कैसे याद रखना है? 2018 एक्ट में हमारे पास सिर्फ 4 लेवल होते हैं, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। क्लियर? ये देखो, शाबाश, वेरी गुड, सही आंसर है। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बस बाकी चीजें तो हो जाएंगी। ठीक है, सो लेवल 0 जो होता है ये हमें बोलता है कि 10% तक प्लेजरिज्म ही अलाउड है। अब कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको प्लेजरिज्म नहीं पता तो वो मुझे अभी बता दो। लेवल 1 बोलता है कि 10% से लेकर के 40% प्लेजरिज्म अलाउड है। लेवल 2 बोलता है कि 60% प्लेजरिज्म अलाउड है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या पूछा है? लेवल 1 प्लेजरिज्म। लेवल 1 प्लेजरिज्म बोलता है 10 से 40%। सो 10 से 40 के बीच में क्या आ रहा है? ये 10 से 40 के बीच है, ये 10 से 40 के बीच में है और ये भी 10 से 40 के बीच में है। सो ए सी एंड ई, ए सी एंड ई हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर? बहुत आसान था ना? ये तो आपको समझाने में मुझे 1 मिनट लग गया, अदरवाइज पेपर में जैसे ही आप लेवल 1 देखोगे आपके दिमाग में आएगा कि 10 से 40 की रेंज थी, तो आप आसानी से आंसर ढूंढ सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, लेवल 0, 1, 2 एंड 3।
मोर देन 60%, तो इसको आपने नोट कर लेना है। किसी दूसरी शिफ्ट में पूछा गया था आपसे लेवल 1 की जगह लेवल 3 का, तो 4 लेवल होते हैं, 4 लेवल होते हैं 0 से लेकर के 3 तक। क्लियर? तो इस चीज का भी ध्यान रखना, इसको लेवल 1 मत समझ लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। Next question, a researcher decides to tell participants something false about a research session in order to mislead them. The researcher is using what? So ये भी बहुत बार अभी क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है। देखो, मैं एक रिसर्चर हूँ, मैं अपने रिसर्च से रिलेटेड आप लोगों से बातचीत करने आई हूँ, आप लोग पार्टिसिपेंट हो, है ना? अब मैंने क्या किया, अपने पार्टिसिपेंट को कुछ झूठी इंफॉर्मेशन दे दी मेरे रिसर्च सेशन के बारे में। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने आई, मान लो आपने मुझे पूछा कि मैम आप ये क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हो, तो क्यों पूछ रहे हो? मैंने आपको सच नहीं बताया, मैंने आपको झूठ बोल दिया और मिसलीड कर दिया। तो ऐसे में एज अ रिसर्चर मैं क्या हूँ? मैं एक एक्टिव डिसेप्शन कर रही हूँ, सक्रिय धोखा दे रही हूँ मैं आप लोगों को। पेपर 1 में खास बात ये भी है, देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में कुछ टर्म्स हमें नहीं पता होती, नए-नए शब्द एनटीए लेकर आता है, हमें नहीं पता होते। तो आप क्वेश्चन को हिंदी में पढ़िए, हिंदी में बहुत आसानी से उसका आंसर हमें मिल जाता है। तो आप इस तरीके से हिंदी इंग्लिश में पढ़ सकते हो, नेट में भी और सेट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वयं प्रभा? अभी देखिए स्टूडेंट, जून 2024 के क्वेश्चंस ही चल रहे हैं, ठीक है? वही सवाल अभी तक हम पढ़ रहे हैं। मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर हुआ था ना अगस्त सितंबर में, तो वो अभी चला है। सो इस क्वेश्चन में व्हाट अबाउट द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट स्वयं प्रभा? क्या है स्वयं प्रभा के लिए इनकरेक्ट? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही दो मुझे, बहुत आसान टॉपिक है क्योंकि ये, ठीक है? सो आप लोग इसका आंसर बता रहे हो ऑप्शन 1, वेरी गुड। ठीक है, इनकरेक्ट बोला था स्वयं प्रभा के लिए। अब्दुल कलाम, श्री अब्दुल कलाम आजाद जी ने इसको लॉन्च नहीं किया था। सैटेलाइट के थ्रू ये डीटीएच चैनल सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें टोटल 40 चैनल्स हैं। अब आपने बोला एमएचआरडी, आपने बोला कि एमएचआरडी के द्वारा ये बनाया गया है। एमएचआरडी अभी पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एमएचआरडी का अभी नया नाम बदल दिया गया है एमओई, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपने बोला बिल्कुल सही कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर इसको रखा गया है, ठीक है? इन्फ्लिबनेट गुजरात, जो कि गांधीनगर गुजरात, ठीक है, वहां के द्वारा इसको मेंटेन किया जाता है। तो पेपर में गुजरात लिखा होगा या गांधीनगर लिखा होगा, आपको समझ लेना है। और इसका कंटेंट ये सब हमें प्रोवाइड करवाते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए स्केलिंग से रिलेटेड एक और सवाल आया है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल दिए हैं, जो 4 स्केल हमने पढ़े और उनके एग्जाम्पल है। सो नॉमिनल स्केल मैंने आपको क्या बताया था कि कैटेगरी बताता है, जैसे मेल फीमेल की कैटेगरी है, जनरल एससी एसटी कैटेगरी है। तो ये होता है जातीयता, जिसको एथनिसिटी बोला जाता है। आसान था ना, टर्म अलग यूज की है लेकिन आसान था, हमें पता है जाति और ये सब क्या होता है, ये कैटेगरीज होती हैं अलग अलग। ऑर्डिनल क्या बताया था? ऑर्डिनल बताया था किसी का सेटिस्फेक्शन लेवल, जो हमें बताता है, जो कि 0 से शुरू होता है। एक व्यक्ति का सेटिस्फेक्शन लेवल 0 से होगा ना, मान लो आप पहली बार पेपर 1 पढ़ रहे हो, एक 0 लेवल पर आप आज की क्लास में आए, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल अभी अप हो रहा होगा कि नहीं हम पढ़ सकते हैं, हमें अंकिता मैम अभी मिल चुकी हैं, है ना? होगा ऐसा? आगे है इंटरवल। इंटरवल क्या होता है? ईयर ऑफ डेथ। कुछ-कुछ इंटरवल होता है ना कि यहाँ से कोई व्यक्ति बॉर्न हुआ, यहाँ पर उनकी डेथ हो गई, तो ये एक इंटरवल आता है। तो थोड़ा-सा लॉजिक लगाकर इसका आंसर मिल सकता था। आगे है रेशो, रेशो गोज़ विद योर वेट। तो पेपर 1 में बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जिसमें आपको थोड़ा-सा लॉजिक लगाना है। एज़ इट इज़ डेफिनिशन नहीं आती होंगी शायद आपको, पर थोड़ा दिमाग लगाओगे, जुगाड़ करोगे, लॉजिक लगाओगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसके लिए लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। वो है ना, देखो, शाबाश।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो स्टूडेंट्स, अभी तक जैसे ये सेशन हम देख रहे हैं, आधा घंटा हमें हो गया। अभी तक आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आए हैं वो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से आए हैं, जो कि रिसर्च की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इस टॉपिक को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। इसके सारे पीवाईक्यूज पढ़ने हैं, डिटेल में इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, इससे रिलेटेड जितने भी थ्रेड्स हैं वो भी ढंग से पढ़कर जाने हैं। मतलब मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है? तो अच्छे से हमें ये सब चीजें पढ़नी है। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग criteria in research relates mainly to the issue of casuality। इशू ऑफ कैजुअलिटी का क्या मतलब होता है? कैजुअलिटी को याद रखो, कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है? कैजुअलिटी को याद रखो, कॉज एंड इफेक्ट। अब आसान हो गया आप लोगों के लिए, क्लियर? कॉज एंड इफेक्ट हमने कहां पर पढ़ा था? हमने पढ़ा था इंटरनल वैलिडिटी में। तो कैजुअलिटी बोलकर अगर कंफ्यूजन हो रहा था, तो कैजुअलिटी से कैजुअल रिलेशन, और रिलेशन किसके बीच में होता है? मेरी डाइट का रिलेशन किसके साथ है? मेरे वेट के साथ है। तो ये कैजुअल रिलेशनशिप है, और ये हमेशा इंटरनल वैलिडिटी में होता है। हमारी इंटरनल वैलिडिटी हमें यही बोलती है, हमारी इंटरनल वैलिडिटी हमें यही बोलती है कि एक चीज का रिलेशन दूसरी चीज के साथ इंटरनली होगा। एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमेशा कनेक्टेड होगा। और क्लियर? और एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या बोलती है, कोई बताएंगे मुझे? जैसे कॉज एंड इफेक्ट एक कीवर्ड है, कैजुअलिटी एक कीवर्ड है इंटरनल वैलिडिटी के लिए, वैसे ही हमारी एक्सटर्नल वैलिडिटी का कीवर्ड होता है जर्नलाइजेशन। इसका कीवर्ड होता है जर्नलाइजेशन। जर्नलाइजेशन का मतलब है कि एक्सटर्नल वैलिडिटी बोलती है कि अगर ये पूरी पॉपुलेशन है और इसमें से हमने सैंपल निकाला, तो ये सैंपल पर जो भी ट्रायल किया होगा वो पूरा ट्रायल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पूरी पॉपुलेशन पर भी एप्लीकेबल होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या बताया था? कोरोना की वैक्सीन। याद है इसका एग्जाम्पल? कोरोना की वैक्सीन कि थोड़े से लोगों पर ट्रायल हुआ, फिर जनरल पब्लिक पर उसको एक्सटर्नल वर्ल्ड में यूज किया गया था। सबका आंसर सही है, वेरी गुड। ठीक है, ये सारी डेफिनेशंस यहाँ पर है, जब पीडीएफ आपको मिलेगी तो आसानी से उसमें से पढ़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which among the following research designs are likely to suffer from the problem of sample attrition? तो sample attrition का कीवर्ड मैंने क्या बताया है आप लोगों को? सैंपल एट्रीशन। एट्रीशन क्या होता है? जब रिसर्च के बीच में से कोई एक पार्टिसिपेंट रिसर्च को छोड़कर भाग जाए। अब ये वाली प्रॉब्लम कब होगी? देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, तो उसका जो मेन कॉन्सेप्ट है कि किस बारे में क्वेश्चन है, वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक सेकंड में क्लिक होना चाहिए। एट्रिशन बोलते ही आपको पता आना चाहिए कि एक व्यक्ति, भाई पार्टिसिपेंट था, वो बीच में से छोड़कर हमें चला गया। तो अब कोई बीच में से छोड़कर कब जाएगा? जब बड़े लंबे समय तक रिसर्च कर रहे हैं। मान लो 2 साल तक मैं कोई रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है? मान लो मैंने अभी एक रिसर्च शुरू की, है ना? मान लो मैंने अभी एक रिसर्च शुरू की, आप सारे उसमें मेरे पार्टिसिपेंट्स हो। अब आप लोगों का नेट का पेपर क्लियर हो जाएगा, आप लोग तो निकल जाओगे। अगले 6 महीने तक, अगले 2 साल तक मेरे साथ रिसर्च में मेरे साथ नहीं हेल्प करोगे। तो लंबे समय तक चलने वाली रिसर्च में ये प्रॉब्लम होती है कि पार्टिसिपेंट्स छोड़कर चले जाते हैं रिसर्च के बीच में, जिससे कि आगे का रिजल्ट हमारा पूरा उथल-पुथल हो जाता है। ठीक है? सो लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च भी यही होता है, कोहॉर्ट स्टडी भी यही होता है, और पैनल स्टडी भी यही होता है। क्लियर?
सो पैनल स्टडी में भी यही होता है कि बहुत सारे लोग हैं, जिस एक पैनल हमने सेट कर दिया था कि ये सारे लोग रिसर्च में मुझे हेल्प कर रहे हैं, मेरे सैंपल बने हैं, लेकिन इतना लंबा टाइम लग गया मुझे रिसर्च करते-करते, 5 साल की रिसर्च है हमारी, तो बीच में से छोड़कर चले गए पैनल में से लोग। तो ये 3 नाम आपको एज़ इट इज़ याद रखने हैं। कोहॉर्ट स्टडी भी यही होता है। क्लियर? ये देखिए, दीज़ कोहॉर्ट स्टडी बताती हूँ। दीज़ स्टडीज़ फॉलो स्पेसिफिक ग्रुप्स ओवर टाइम टू ऑब्जर्व आउटकम्स। ठीक है, लंबे समय तक मान लो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ, पेपर में भी आया था ये, ठीक है? पेपर में भी आया था। कोहॉर्ट स्टडी क्या होती है? एक सेम इंटरेस्ट के लोगों का हमने ग्रुप बना दिया। जैसे मान लो कि 30 से 32 साल के लोगों का ग्रुप बना दिया, सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोग होने चाहिए। सेम इंटरेस्ट के लोगों का एक हमने ग्रुप बना दिया ताकि हम उन पे स्टडी कर सकें। मान लो कि मैंने 30 से 32 साल के जितने भी लोग हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, उनको सैंपल ले लिया। अब मैं देखना चाहती हूँ कि 30 से 32 साल के लोगों में क्या-क्या बॉडी में चेंजेज़ होते हैं, किस-किस के बॉडी के किस-किस के पार्ट में कहाँ-कहाँ दर्द होना शुरू हो चुकी है एज के हिसाब से, ये रिसर्च कर रही हूँ। तो ये कोहॉर्ट स्टडी होता है। ठीक है? जिसमें सेम इंटरेस्ट के लोगों को एक लंबे समय तक जो है ऑब्ज़र्व किया जाता है अपनी रिसर्च के लिए, लेकिन वो तो बीच में फिर भाग जाते हैं। तो एट्रिशन प्रॉब्लम होती ही वहाँ पर है जहाँ पर लंबे समय तक हमें लोगों की ज़रूरत हो, लेकिन वो बीच में भाग जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसका आंसर आप लोग ही मुझे दोगे। तो सबसे आसान जो है चैनल नंबर 8, 8 और भट्ट एक जैसा सुनाई दे रहा है ना, आर्यभट्ट और 8। तो ऐसे याद रख लो कि चैनल नंबर 8 जो है स्वयं प्रभा में, उसका नाम है आर्यभट्ट। तो डी को हम सेकंड से मैच करेंगे तो भाई एक ही ऑप्शन से मुझे आंसर मिल गया। अब मुझे मेरे रेगुलर जो स्टूडेंट्स हैं वो बताओ, आसान था क्वेश्चन आपके लिए या टफ था? गुड, शाबाश, 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 शाबाश। है ना? तो ये जो ट्रिक्स है ना, छोटी-मोटी इलॉजिकल सी ट्रिक्स होती हैं, पर यही आपको हेल्प करती हैं। अब चैनल नंबर 7 कौटिल्य, ये आपको एज़ इट इज़ याद हो जाएगा क्योंकि एनटीए का फ़ेवरेट है। इसको आप कुछ भी करके याद रख लो। एनटीए हमेशा कौटिल्य के बारे में पूछेगा ही पूछेगा कि कौटिल्य का चैनल कौन-सा है? कौटिल्य में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं? तो अब ये आप बोलोगे कि मैम 40 चैनल हैं, 40 के 40 चैनल में कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, वो कैसे याद रखेंगे? तो देखो, आपके लिए ईज़ी हैं चीज़ें। जो चैनल 1 से लेकर 10 तक है, उसमें अलग चैनल्स होते हैं। चैनल 11 से 20 में अलग चैनल्स होते हैं। ठीक है? ये सब अभी मैंने 2 दिन पहले व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको शेयर किया था ना, तो आई होप आपने वो पढ़ा होगा। ठीक है? चैनल नंबर 5 जो है, वो प्रबंधन है। चैनल नंबर 6 जो है, वो है हमारे पास विधिक। तो 10 तक की तो ट्रिक्स मैंने आपको बताई ही हैं और मुझे पूरा विश्वास है आपको याद होगी, है ना? चलिए नेक्स्ट है, when the characteristic like age, sex or race of the researcher affect the behavior of a participant in study, it refers to what? Good. 11 से 16 इग्नू, 17 से 38 आईआईटी। गुड गुड गुड, ऐसे ही याद है, सब्जेक्ट्स भी याद रखना। जैसे स्टार्टिंग के जो चैनल्स हैं उसमें इकोनॉमिक्स जरूर होगा, और इकोनॉमिक्स से पेपर में सवाल आता है कि कौन सी रेंज के चैनल्स हैं जहां पर इकोनॉमिक्स पूछा जाता है। व्यास 40। गुड, कुछ कुछ ऐसे याद रख लो, ठीक है, शाबाश। अब देखो इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए रख दिया है रेस ऑफ द रिसर्चर। अब आपको एज भी समझ आ गया, आपको सेक्स भी समझ आ गया, अब यहाँ पर आप अटक जाओगे और इसी में फँसे रहोगे। आपको अगर नहीं समझ आ रहा, एक छोटे से पॉइंट को छोड़ दो, बाकी दोनों चीज़ों के बेस पे आंसर को ढूँढने की कोशिश करो। इसमें बोला है व्हेन द कैरेक्टरिस्टिक लाइक एज, सेक्स और रेस ऑफ रिसर्चर अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ स्टडी, इट रेफर्स टू बायोसोशियल इफेक्ट। अब आपने आंसर दिया था, किसी ने तो दिया था हॉथरॉन इफेक्ट। हॉथरॉन इफेक्ट क्या होता है? ये एक ऐसा इफेक्ट होता है जब एक पार्टिसिपेंट को पता चल जाता है कि मुझे अपनी रिसर्च के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है।
ठीक है? नहीं, सुन लीजिए मेरा पहले, ठीक है? हॉथरॉन इफ़ेक्ट होता है जब एक पार्टिसिपेंट को पता चल जाता है कि एक रिसर्च स्टडी के लिए मुझे ऑब्ज़र्व किया जा रहा है एंड उनकी रिसर्च जो है वो वैलिड भी नहीं है। तो ऐसे में वो पार्टिसिपेंट क्या कर देता है अपने बिहेवियर में चेंज लाने लग जाता है। दैट इज़ कॉल्ड हाउथरॉन इफ़ेक्ट। यहाँ पर बायोसोशल देखो, इस क्वेश्चन में आपको कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना था। एज पूछा है, किसी व्यक्ति की एज बायो से रिलेटेड होती है, किसी व्यक्ति का सेक्स उसका बायो से रिलेटेड होता है ना? तो बायोसोशल इफ़ेक्ट हमारे पास आंसर आ जाता। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट होता है किसी व्यक्ति की मेंटल एबिलिटीज़ की अगर बात की गई हो, किसी की अगर कॉग्निटिव स्किल्स की बात की गई हो, तो आपका आंसर साइकोलॉजिकल होना था। इवैल्यूएशन, अप्रीहेंशन जैसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। तो इतना सा सबको समझ में आया क्या? आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं आज सेशन में, मुझे एक बार फीडबैक दीजिए, आपको सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिए मेरे साथ। हम बोलते हैं ना कि हमारा इंस्टाग्राम हमने बनाया, इंस्टा की बायो में क्या-क्या लिखा है, अपने बारे में सब कुछ लिखते हैं। तो वही वैसे बायो सोशल इफ़ेक्ट। ठीक है? हॉथरॉन समझ गए ना? जब एक पार्टिसिपेंट अपना बिहेवियर चेंज कर देता है रिसर्च के दौरान, ये समझते हुए कि भाई ये तो मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी रिसर्च के लिए। तो उनके पार्टिसिपेंट के हाव-भाव वो बहुत भाव खाने लग जाता है, जैसे हम बोलते हैं ना, वो वाला जब फ़ील आ जाए तो हॉथरॉन इफ़ेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च डिजाइन्स वुड अलाउ सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल अदर, ये तो हो गया ना क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है दूसरी शिफ्ट में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज्म अटेम्प्ट्स टू आंसर मोर। अब देखो, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च क्या होता है? एक ऐसा रिसर्च जो कि हमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देगा, सिर्फ प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेगा। सही है कि गलत? एक्सप्लेनेटरी रिसर्च यही होता है ना कि जब भी हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है उसको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं दे रहे। तो व्हाई, वेयर, विच, हु, तो बहुत आसानी से आंसर मिल रहा है व्हाई, कि प्रॉब्लम क्यों आई। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हमें बोलता है कि व्हाई, क्यों आई है प्रॉब्लम। लॉजिक था थोड़ा सा और हमें आसानी से इसका आंसर मिल गया, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई दी ऑर्डिनल वेरिएबल। अब ऑर्डिनल वेरिएबल बोलते ही आपके दिमाग में सबसे पहले वो जीरो रेंज वाली बात आनी चाहिए, है ना? रैंक ऑफ आर्मी पर्सनल, रिलीजन, कास्ट, अनोयंस लेवल, टेम्परेचर इन सेल्सियस। क्या होगा? देखो, करो जरा इस क्वेश्चन को ट्राई, लॉजिक लगाओ, एलिमिनेशन मेथड से यूज करना है। ठीक है, सो ऑर्डिनल क्या होगा? रैंक होगा एक आर्मी पर्सनल का। ठीक है, और कास्ट होगी क्या? किसी व्यक्ति की कास्ट एक ऑर्डर में हम अरेंज कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। रैंक होगा क्या? रैंक भी नहीं होगा। ओके सॉरी, यहाँ पर ऑर्डिनल बोला है। ऑर्डिनल का मतलब है एक ऑर्डर में, है ना? यहाँ पर बोला गया है एक ऑर्डर में अरेंज करना है, तो एक रैंक व्यक्ति का हो सकता है। और क्या हो सकता है? रिलीजन नहीं होगा। ए हमारे पास आंसर होगा लेकिन बी नहीं होगा। ए है, बी नहीं है।
ठीक है, बी यहाँ पर भी है, इसको भी डिलीट कर दो, बी यहाँ पर भी है, इसको भी डिलीट कर दो, यहाँ पर ए और बी दोनों नहीं है, इसको भी डिलीट कर दो। तो बड़े आराम से हम अपने सही उत्तर तक पहुंच गए। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, दो ऑप्शंस पढ़ो और यहाँ से उन ऑप्शंस को कट कर दो, बहुत आसानी से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। इन अ सिचुएशन वेयर अ रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट, ये क्वेश्चन हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है। ओके, सो इसमें पूछा गया है, इन अ सिचुएशन वेयर रिसर्चर वांट्स टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन मीन इज लोअर देन सम हाइपोथाइज्ड वैल्यू। तो इसका ये एक बेसिक सा रूल है, बेसिक सा फॉर्मूला है। हिंदी में ऑप्शन गलत है क्या? ए सी, ओके, यस, सॉरी, ये मैं इसको ना एडिट करके आपको पीडीएफ दूंगी। ठीक है, ए सी एंड डी ओनली आप लोगों ने अपडेट कर लेना है। ओके, गुड। सो देखो, इस क्वेश्चन में ना डायरेक्टली लेफ्ट टेल्ड टेस्ट का ही डेफिनेशन दिया गया है। कभी भी रिसर्च में जब हम रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, तो पूरी पॉपुलेशन का जो मीन होता है, यानी कि पूरी पॉपुलेशन का जो एवरेज होता है, वो लोअर होता है हाइपोथेसिस की हुई वैल्यू से। ठीक है, और ऐसे में रिसर्चर क्या करता है, लेफ्ट टेल टेस्ट करता है। क्लियर? तो ये एज इट इज डेफिनेशन है। सेम क्वेश्चन घुमाकर पूछा जा सकता है कि अगर किसी रिसर्च में मीन की वैल्यू ग्रेटर है हाइपोथेसिस की वैल्यू से, तो वो क्या होगा, वो राइट टेल्ड टेस्ट होगा। तो राइट टेल टेस्ट भी बता दिया, लेफ्ट टेल टेस्ट भी बता दिया। तो ये बस इतना सा आपको लिख लेना है और चीजें क्लियर हो जाएंगी। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ना, देखो, हाइपोथेसिस में ना अलग अलग टेस्ट के टेक्निक्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, जैसे कि जी टेस्ट है, टेल्ड नहीं, सिंपल याद रखो, जी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, टी टेस्ट है और काई स्क्वायर टेस्ट है। तो काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली गुडनेस ऑफ फिट के लिए यूज होता है। ठीक है, ये हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। नॉन पैरामीट्रिक का मतलब होता है कि इसमें कोई रूल्स नहीं है। अब जिस चीज में कोई रूल नहीं होंगे वो टेस्ट क्या अच्छा होगा, नहीं होगा, तो ये एक बैड टेस्ट है। वहीं अगर जेड एफ और टी टेस्ट की बात करें, तो ये हमारे पास पैरामीट्रिक टेस्ट है, जिसमें कि रूल्स लिमिटेशंस को फॉलो किया जाता है। तो ये टेस्ट जो है वो अच्छे माने गए हैं। ठीक है, लेफ्ट राइट का यही फॉर्मूला है, ये जो मैंने बताया ना, कि अगर मीन की वैल्यू हाइपोथेसिस की वैल्यू से कम है तो लेफ्ट होगा, तो आपका आंसर लेफ्ट होगा। और अगर मीन की वैल्यू हाइपोथाइज्ड वैल्यू से बड़ी है तो राइट टेल्ड टेस्ट होगा। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। क्लियर? और यहाँ पर ये जो एफ टेस्ट है, एफ टेस्ट का ही दूसरा नाम होता है अनोवा टेस्ट, तो कंफ्यूज नहीं होना है, एफ और अनोवा एक ही है। चलिए, वेरी गुड। अब देखो, फिर से क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव का ही सवाल आ गया। अब बताओ, क्वांटिटेटिव एकदम से दिमाग में चलना चाहिए आपके। A quantitative research would be mainly concerned with, देखो, आसान कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। क्वालिटेटिव में तो हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस रखते हैं ना, खुलकर जवाब देते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव क्या करता है, किसी चीज को मेजर करता है, क्वांटिटी यानी कि नंबर्स के साथ काम हो रहा है और नंबर्स को मेजर किया जा सकता है। तो एक मेजरमेंट तो आना ही था। ए आता, यहाँ पर ए नहीं है, इसको डिलीट कर दो। ठीक है, दूसरा है कैजुअलिटी। कैजुअलिटी मैंने आपको बताया था, कैजुअल रिलेशनशिप, कॉज एंड इफेक्ट। और क्वांटिटेटिव में मैंने कल ही पढ़ाया था कि क्वांटिटेटिव हमेशा कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात करता है। इस चीज को नोट कर लो। ठीक है, तो कॉज एंड इफेक्ट अगर क्वांटिटेटिव है, ये चीज आपको याद थी, तो आपके लिए आसान था ये क्वेश्चन। बी भी आंसर होगा, ए भी होगा, बी भी होगा, यहाँ पर बी नहीं था तो इसको भी डिलीट कर देते। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट इसका आंसर नहीं है।
ऑप्शन नंबर सी नहीं है, क्यों? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हमारा क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक अनुसंधान में होता है। ठीक है, गुड, आपने सही बोला। कॉन्टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, और टेक्स्ट से रिलेटेड काम हम कहाँ करते हैं? क्वालिटेटिव में। किसी संदर्भ में डिटेल में बात कहाँ करते हैं? गुणात्मक अनुसंधान में। और रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि इसको हम रेप्लिकेट कर सकते हैं। हाँ, देखो मैम, यही प्रॉब्लम आती है पेपर में कि हमें आंसर पता होता है। मैंने आपको जब पढ़ा रही थी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तब भी कहा था सबको, आप सब फिर से सुन लेना कि देखो स्पेलिंग एक जैसी है और कई बार ना जल्दी-जल्दी में हम देख नहीं पाते कि क्वालिटेटिव पूछ रहे हैं या क्वांटिटेटिव पूछ रहे हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान देना है। ठीक है? सो एक्सप्लेनेशन जो मैंने समझाया वही यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बोला है जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दी है कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं पता था अगर, तो आपको सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी थी कि जब भी हम रिसर्च में डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है हम एफ टेस्ट की बात कर रहे हैं। ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइप्स आपको बताए थे ना, तो हम ये उसी की बात कर रहे हैं। और एफ टेस्ट को क्या बोला जाता है? अनोवा टेस्ट बोला जाता है। और इसमें हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास रहती है। क्लियर? बाकी के कीवर्ड्स भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, सो टी टेस्ट क्या होता है? टी से याद रखिए टू। ठीक है, टू क्या है? एक स्मॉल नंबर है, टी से ऐसे याद रख लो। तो रिसर्च में जब भी हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं दो ग्रुप्स की, और वो दो ग्रुप्स जब स्मॉल दो ग्रुप्स होते हैं, तो वो टी टेस्ट वहां पर कंडक्ट करवाया जाता है। स्मॉल ग्रुप्स की जब टेस्टिंग करते हैं तो टी टेस्ट होता है। क्लियर? और Z क्या है? Z में भी हम दो ग्रुप्स की टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब दो ग्रुप्स में कर रहे होते हैं, लेकिन दो लार्ज ग्रुप्स अगर होते हैं, तो हम Z टेस्ट को यूज करते हैं। एफ टेस्ट का दूसरा नाम आपको बताया, अनोवा टेस्ट होता है। और काई स्क्वायर टेस्ट को हम एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एक हमारे पास क्या होता है? नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। आ रहा है ना सबको समझ? कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो साथ साथ में पूछते रहना। अब ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 और जून 2024 दोनों के पेपर में आया था बहुत बार। क्लियर ना? चलिए, द क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिबिलिटी। अब देखो ये है कीवर्ड, बस यहीं पर खुद ही पेपर में एनटी ने हाईलाइट किया था, बहुत आसानी से इससे आंसर मिलता है ना। द क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज इक्विवेलेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। मतलब यहाँ पर बोला है, देखिए क्वालिटेटिव रिसर्च में जो जिस चीज को हम क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, द क्राइटेरिया ऑफ क्रेडिबिलिटी इन क्वालिटेटिव रिसर्च इज इक्विवेलेंट टू क्वांटिटेटिव रिसर्च में उस चीज को क्या बोला जाता है या किस वैलिडिटी से रिलेटेड होता है? तो ये होता है हमारा इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड। क्लियर? कैसे इंटरनल वैलिडिटी से रिलेटेड ये कैसे हुआ? क्योंकि इंटरनल वैलिडिटी में हमने आपको बताया है कि कॉज एंड इफेक्ट के बारे में बात की जाती है ना? और क्वांटिटेटिव में भी हम क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते थे। देखो फिर से बताती हूँ, क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? क्वालिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? क्रेडिबिलिटी करते हैं ना। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में जर्नलाइजेशन होती है, जो भी हमने रिसर्च किया है, तो वो हमेशा क्रेडिबिलिटी से रिलेटेड होती है। ये चीज हम लोगों ने थ्योरी सेशन में भी पढ़ी थी। उसी सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में हमें रिलेट करना था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च किससे जुड़ा है। तो क्वांटिटेटिव में हमें पता है कॉज एंड इफेक्ट होता है,
इंटरनल वैलिडिटी में भी हमें पता है कॉज एंड इफेक्ट होता है, तो इजीली आंसर मैच हो रहे थे। वहीं अगर हम लोगों को जर्नलाइजेशन बोला होता तो जर्नलाइजेशन कहां पर होता है? एक्सटर्नल वैलिडिटी में होता है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, देखिए ये भी हमारा जून 2024 में ही आया था। इसमें भी आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को ऐसे ही रिलेट करना है। डिपेंडेबिलिटी बोला है क्वालिटेटिव में। क्वालिटेटिव में जिस चीज को डिपेंडेबिलिटी बोला जाता है, पैरेलल्स विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इन क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव में उससे रिलेटेड टर्म क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? रिलायबिलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? जल्दी से बताइए मुझे। डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, इसमें कुछ भी लॉजिक नहीं है। देखिए डिपेंडेबिलिटी क्वालिटेटिव में, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में जो भी रिसर्चर है वो डिपेंडेंट होता है कहीं ना कहीं किस पर? अपनी ऑडियंस पर, जिनसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उन पर। इसीलिए क्वालिटेटिव में जिस चीज को डिपेंडेबिलिटी बोला जाता है, क्वांटिटेटिव में उसी चीज को रिलायबिलिटी बोला जाता है। कंसिस्टेंसी, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। और वैलिडिटी को बोला जाता है एक्यूरेसी, ट्रूथफुलनेस। ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। ओके, स्टेबिलिटी, वेरिफाइबिलिटी, कंसिस्टेंसी, वेरी गुड वेरी गुड। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस। अब देखो आपको पता है पहली चीज कि क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं? कंटेंट जनरेट करते हैं, है ना, कोई भी कंटेंट बनाते हैं। और क्वांटिटेटिव में क्या करते हैं? उस कंटेंट को हम फ्रेम करते हैं। और यहाँ पर यही बोला है कि क्वांटिटेटिव जब डेटा बन जाता है तो उसका जब हम एनालिसिस करते हैं तो उससे रिलेटेड क्या स्टेटमेंट सही है। इट कैन अलाउ a certain amount of longitudinal analysis. रिजिड मेथड नहीं है, रिजिड मेथड नहीं होता, ये कठोर विधि नहीं होती है। देखो क्वालिटेटिव तो बहुत इजी वे होता है जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं। क्वांटिटेटिव में हम क्या करते हैं? सिर्फ क्वालिटेटिव के डेटा को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो ये रिजिड वाला मेथड तो डिलीट हो गया। मैंने आपको हमेशा बताया है मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी कोई एक नेगेटिव टर्म हम लोगों को नजर आ रही है ना, वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा लॉजिक ही हमें लगाना है। ठीक है। रिएक्टिव मेथड भी नहीं होता, प्रतिक्रियाशील मेथड भी नहीं होता है ये। क्यों? क्योंकि क्वालिटेटिव की ये प्रॉपर्टी है। क्वालिटेटिव में क्या होता है? जो भी हमारी ऑडियंस है, जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, उनकी प्रतिक्रिया को हम लोग नोट करते हैं। प्रतिक्रियात्मक या रिएक्टिव मेथड वही होता है। ठीक है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आगे है ऑब्स्ट्रूसिव मेथड, आक्रामक विधि। तो ये भी तो एक नेगेटिव टर्म ही थी ना। आक्रामक विधि कोई होगी तो ऐसा तो कोई रिसर्च मेथड कभी होगा ही नहीं। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि नेगेटिव टर्म कहीं पर भी दिख रही है तो उसको ऑप्शन को कभी सेलेक्ट मत करो। और रिएक्टिव का बस यही प्रॉपर्टी थी कि रिएक्टिव क्वालिटेटिव में होता है, क्योंकि उसमें हम रिएक्शंस भी किसके देखते हैं? अपने पार्टिसिपेंट्स के रिएक्शंस देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में मेरे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन में हम फर्स्ट आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है। और इट कैन अलाउ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस। लॉन्गिट्यूडिनल एनालिसिस मैंने बताया कि लंबे समय तक जिस चीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब देखो क्वालिटेटिव का जो भी डेटा होता है हमारे पास, उसको हम लंबे समय तक एनालिसिस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कॉन्टेक्स्ट बेस पे होता है, थ्योरी बेस में सारा डेटा होता है। लेकिन क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में होता है। ठीक है। क्लियर एवरीवन?
अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर पर तो हम जाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी इंडियन काउंसिल या जो भी काउंसिल्स हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, उनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हमें याद रखने हैं। ऑलरेडी मैं आपको करवा भी चुकी थी। ठीक है, लंबे समय तक सॉरी, यहाँ पर क्या है, इनके ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हमें याद रखने हैं। जैसे कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, किसी को याद है क्या? ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1969 में। वैसे ही आपसे पूछा जा सकता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज 1965 में, राइट? फिलोसफिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च 1972 में एस्टैब्लिश हुआ था। सब कुछ पढ़ाया है ये, देखो, है ना? तो ये छोटी मोटी चीजें आपको याद रखनी है। इंडियन इंस्टीट्यूट और समथिंग इंडियन काउंसिल ऑफ जो रूरल इंस्टीट्यूट है, वो था हमारा 1995 में। ठीक है, तो ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अरेंज करने को भी बोले गए हैं, और मैच द फॉलोइंग में भी इस तरीके से आए हैं। चलो, इस सवाल में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। तो आप लोग इसका आंसर दे रहे हो, ई नहीं होगा, ओके। सोशल साइंस रिसर्च 1969 है। ठीक है, ओके। सो एनकरेज डीलिंकिंग ऑफ सोशल साइंसेस फ्रॉम नेचुरल साइंसेस, तो ये बोल रहे हैं कि क्या करना है, अलग करना है, डीलिंकिंग करनी है। तो ये तो कभी भी नहीं हो सकता इसका एक फंक्शन, तो ए हमारे पास आंसर नहीं होगा, इसको हमने एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, क्लियर? और बताइए क्विकली। नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर रिसर्च इन सोशल साइंसेज। ऑब्वियसली काउंसिल ही ये सोशल साइंस रिसर्च के लिए है, तो ये स्कॉलरशिप तो जरूर देंगे ही। ये थोड़ा सा लॉजिक लगना था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर नहीं है। इजीली हमें आंसर मिल गया, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। आगे देख लेते हैं फिर भी। गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशनल जर्नल्स ऑफ रिसर्च, बिल्कुल सही है। और प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च। क्लियर? ई नहीं होगा, यस। ठीक है, चलिए, ये वाला सवाल भी अभी ना एनटीए का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। तो आपने ये रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके फंक्शंस भी इस तरीके से याद रखने हैं। ऑलरेडी ऐप में ये सब कुछ आपको करवाया हुआ है, तो एक बार देख लेना, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एथनोग्राफी। तो सबसे पहले मुझे ये कौन बताएंगे कि एथनोग्राफी क्या होता है? एथनोग्राफिक रिसर्च हमने पढ़ी थी ना, कौन से टाइप में आता है ये? क्वालिटेटिव में आता है या फिर क्वांटिटेटिव में आता है? इतना सा पहले मुझे एक बार बता दीजिए आप लोग। सो एथनोग्राफिक रिसर्च जो होता है ये हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च की कैटेगरी में आता है, और ये हमारे कल्चर से रिलेटेड, जब भी आपको कहीं पर कल्चर से रिलेटेड टर्म्स दिख रही हैं, तो वो सारी एथनोग्राफिक रिसर्च में आती है। तो इसके टाइप्स आपसे पूछे गए हैं, क्लासिकल, मेन स्ट्रीम, पोस्ट मॉडर्न, प्राइवेट या फिर एक्सप्रेसिव एथनोग्राफी। सो इसमें देखिए, मैंने आपको क्या बताया है, जब भी हमारा कल्चर से रिलेटेड चीजें आती हैं, ठीक है, हमारा कल्चर आज से पहले कैसा था, हम किन चीजों को फॉलो करते थे, वो सब एथनोग्राफी में आता है। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाते तो क्लासिकल एथनोग्राफी इसका टाइप जरूर होगा, है ना? यहाँ पर ए नहीं है, यहाँ पर भी ए नहीं है, इनको डिलीट कर दो। आगे है मेन स्ट्रीम इथनोग्राफी एंड पोस्ट मॉडर्न इथनोग्राफी। सो ये तीन होते हैं हमारे पास इथनोग्राफी रिसर्च के टाइप्स। कल्चरल वैल्यू से ये रिलेटेड होता है। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज क्वालिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ व्हाट।
क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो किस किस चीज का इस्तेमाल करती है? तो वो यूज करती है रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस। अब देखो, इसका बहुत आसान आंसर था। कैसे? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वालिटेटिव में हम क्या करते हैं, वही चीजें हमें दिमाग में सबसे पहले लेकर आनी कि क्वालिटेटिव में हम किसी व्यक्ति के कॉन्टेक्स्ट पर ध्यान देते हैं, है ना, कि किस संदर्भ में कोई व्यक्ति हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें देगा। तो स्केलिंग तो नहीं होगा आंसर। क्यों? क्योंकि स्केलिंग एक क्वांटिटेटिव टर्म है, राइट। फैक्टोरिंग भी नहीं होगा, इसका सुन के ही पता चल रहा है कि ये क्वांटिटेटिव टर्म है। एंड अगर हम लोग बात करें एसपीएसएस की, तो एसपीएसएस का मतलब होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंस। ठीक है, ये क्या करता है? इसका नाम ही हमें बता रहा है स्टैटिस्टिकल पैकेज। स्टैटिस्टिकल पैकेज का मतलब है कि ये क्वांटिटेटिव, ये नंबर्स के साथ काम कर रहा है। ये डेटा को न्यूमेरिकल फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, स्टैट्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने का काम कर रहा है। तो ये क्वालिटेटिव तो कभी नहीं होगा, क्वांटिटेटिव होगा। तो बहुत इजीली हमें इसका आंसर मिल रहा था, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस। रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस का मतलब सिंपल यही होता है कि जो भी हमारा रिसर्च का रिप्रेजेंटेटिव है या जो भी रिसर्च का पार्टिसिपेंट है, वो किस संदर्भ में बात कर रहा है, ठीक है, किस भावनाओं से हमारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, वो सब चीजें रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस के अंदर आती हैं। ऑल क्लियर? कि आपने जैसे मान लो एज अ रिसर्चर आपने किसी से जो भी क्वेश्चन पूछा, तो वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर दे रहा है, ठीक है, ये सब आता है रिप्रेजेंटेटिव कोटेशंस के अंदर। सेम क्वेश्चन पेपर में किसी दूसरी शिफ्ट में आया था, मल्टीपल ऑप्शंस बनाकर आपसे पूछा था कि क्वांटिटेटिव में क्या क्या यूज होता है। तो मल्टीपल ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए स्केलिंग, फैक्टोरिंग और एसपीएसएस हमारे पास आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है एन इंस्ट्रूमेंट सर कल क्लास हुई ही नहीं थी, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। अब स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन से पता क्या चल रहा है सबसे पहले कि ये क्वांटिटेटिव की बात कर रहा है। पहला पॉइंट आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ठीक है। Structured observation that mentions the categories of behavior to be observed is known as what? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। तो इसकी एज इट इज डेफिनेशन है ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, ऑब्जर्वेशनल शेड्यूल होगा या ऑब्जर्वेशन शेड्यूल होगा, ये यही काम करता है। एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन होती है, एक स्ट्रक्चर्ड मतलब एक प्लान्ड वे में हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दैट मेंशंस द कैटेगरीज ऑफ बिहेवियर, किसी के बिहेवियर को हमने ऑब्जर्व किया और उसकी कैटेगरीज को यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। एज इट इज डेफिनेशन पढ़ी है ये हमने। If a conclusion incorporates a causal relationship between two or more variables, it has measured what? अब बताइए, यहाँ पर कैजुअल रिलेशनशिप की बात की गई है और अभी हमने पढ़ा 3 से 4 क्वेश्चंस में हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैजुअल रिलेशनशिप क्या करता है। ऑप्शन नंबर 2, वेरी गुड वेरी गुड, है ना। कैजुअल रिलेशनशिप बोला है तो कैजुअल रिलेशनशिप से हमें पता चल रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, जो कि इंटरनल वैलिडिटी में होता है। अभी तक ये देखो सेम टाइप का क्वेश्चन कितनी बार आ गया, बस आंसर वही है, कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन गोलमोल करके एनटीए पूछ रहा है ना। Response of participants who are well aware of the fact that they are being studied is considered as what? अब एक पार्टिसिपेंट है,
उनका रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो जाता है जब उनको ये बात पता चलती है कि उनको एक स्टडी के लिए ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इस चीज को बोला जाता है रिएक्टिव इफेक्ट। इसको बोला जाता है रिएक्टिव इफेक्ट। ऑल क्लियर? कि उनकी जो प्रतिक्रिया है, अब अगर मैं आपको अब देखो नॉर्मल सा एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लोग कहीं पर चल रहे हो, आप कुछ कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि आपके स्कूल के प्रिंसिपल की नज़र आप पर है, तो आपका थोड़ा-सा प्रतिक्रिया बदल जाएगी ना? आपके हाव-भाव बदल जाएँगे, आप एकदम से नर्वस हो सकते हो, आप अपना बात करने का तरीका बदल सकते हो। तो वैसे ही यहाँ पर जब एक पार्टिसिपेंट को पता चलता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है एक स्टडी के लिए, तो उनके हाव-भाव बदल जाते हैं, रिएक्शन उनके चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ रिएक्टिव इफेक्ट। ऑलराइट एवरीवन, सो इसी के साथ फिर हम आज का सेशन एंड करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस हमने पढ़े, ये सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस थे। एक बार मुझे फाइनल अपडेट दे दीजिए कि कैसा लगा आप सभी को आज का सेशन। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार मुझसे पढ़ रहे हैं, वो लोग भी अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। कोई भी डाउट है, कुछ भी चीज़ें हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने पहले से मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं, तो वो लोग भी बताइए कि उनको क्वेश्चंस ईज़ी लगे या टफ लगे। डेफ़िनेटली आप लोगों का थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस अप हुआ होगा ये क्वेश्चंस देखकर। ठीक है, चलिए फिर इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। सो कल आप लोगों के लिए रिविज़न सीरीज़ ऐप में ऑलरेडी अपलोड कर दी जाएगी, आप लोग डायरेक्टली उसको देख सकते हो।